तो जैसा कि हमने पहले देखा था, हमारे प्रोtagonist को उसके बॉस ने मरवा दिया था और वह उसके भांजे की बॉडी में आ गया था। तब वह बड़ी सी पार्टी में जाता है जहां पर उसका ग्रैंडफादर उसको गुस्से से देखा है। अब आगे सोचता है कि वह खुद भी डरा हुआ था। वह दोबारा अपने दादा की ओर देखता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है केयरफ्री अंदाज में और बच्चों से कहता है कि बहुत समय हो गया है उन्हें एक दूसरे को देखे हुए। फिर वह पूछता है कि वे आते क्यों नहीं, जबकि वह उन्हें कितनी बार बुलाता है। मुख्य पात्र के चेहरे पर एक सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन आता है। बूढ़ा आदमी प्रोटैगनिस्ट के सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि वह उसे कुछ देना चाहता है। फिर पूछता है क्या वह जानना चाहता है क्या चीज। मुख्य पात्र सरप्राइज में अपने दादा की ओर देखता है। रेड हेयर्ड लड़की उन्हें असंतुष्ट नजर से देखती है। ग्रे जैकेट वाला आदमी और हरी टाई वाला आदमी उन्हें हैरानी से देखते हैं। ब्लैक जैकेट पहने आदमी के चेहरे से पसीने की एक बूंद बहती है। मोटे आदमी के चेहरे पर सरप्राइज है और उसकी पत्नी गुस्से में है। प्रोटैगनिस्ट का पिता थोड़ा चौंकता है और उसकी पत्नी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मुख्य पात्र अपने दादा का चेहरा देखता है और सोचता है कि वह उसके लिए इतने दयालु क्यों हो रहे हैं। टेबल पर एक केक रखा है जिसके ऊपर कैंडल्स हैं जो 66 का नंबर बनाते हैं। जिन यंग कॉल उन कैंडल्स को फूंक मारकर बुझा देता है। सारे फैमिली मेंबर्स तालियां बजाते हैं। बूढ़े आदमी के लिए हॉल में बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। चेयरमैन मुस्कुराता है। मेहमान उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। ग्रे जैकेट वाला आदमी ताली बजाता है और अपने पिता को बर्थडे विश करता है। रेड हेयर वाली लड़की चीयरफुल एक्सप्रेशन के साथ दुआ देती है कि वह बूढ़ा आदमी स्वस्थ रहे और लंबा जीवन जिए। एक नीली जैकेट पहने छोटा बच्चा ताली बजाता है और अपने दादा को बर्थडे विश करता है। उसके पास एक ब्राउन बालों वाली लड़की खड़ी है। मुख्य पात्र का पिता इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ ताली बजाता है। टायन नीचे देखता हुआ खड़ा है। मुख्य पात्र गंभीर एक्सप्रेशन के साथ सब देख रहा है। कोई कहता है दोनों को बोलो और खाना लाओ। मुख्य पात्र कुछ नोटिस करता है। वह अपनी माँ की ओर देखता है जो ट्रे हाथ में लिए है। ट्रे पर वाइन और ग्लासेस हैं। उसकी माँ के चेहरे से पसीने की बूंद गिरती है। रेड हेयर्ड लड़की प्रोटैगनिस्ट की माँ को मैकनी कहकर बुलाती है और कहती है ठंडा पानी आइस के साथ लाओ। एक मोटी औरत अपनी बहू से कहती है कि खाली बर्तन हटा लो। एक डार्क ब्राउन बालों वाली लड़की प्रोटैगनिस्ट की माँ से जो बर्तन उठा रही है कहती है क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकती हो क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। वह वापस अपने बातचीत करने वाले की ओर मुड़कर मुस्कुरा देती है। मुख्य पात्र गुस्से वाले एक्सप्रेशन में सोचता है कि ये लोग कितनी बेशर्मी से उसकी माँ से काम करवा रहे हैं, जबकि वहां पहले से दर्जनों वर्कर्स मौजूद हैं। कई वर्कर्स मेहमानों को सर्व कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट की माँ हाथों में प्लेट्स उठाए हुए हैं। मुख्य पात्र उसे देखता है। उसे याद आता है जब उसकी माँ ने उसके शर्ट के बटन लगाए थे। वह आंखें बंद करके मुस्कुराती है। प्रोटैगनिस्ट के गाल थोड़े लाल हो जाते हैं। एलोम उसका गाल छूती है और कहती है मेरा बेटा कितना हैंडसम है। मुख्य पात्र सोचता है कि इस शरीर में जीना बहुत अनयूजुअल था, लेकिन दुआन की माँ की वार्मथ की वजह से वह धीरे धीरे अडेप्ट कर पाया। मुख्य पात्र अपनी माँ को सरप्राइज में देखता है। तभी कोई उसे डोंजियो कहकर बुलाता है और पूछता है कि वह फ्रीज क्यों हो गई है, क्योंकि और खाना लाया जाएगा और उसे जल्दी से बर्तन धोने होंगे। डोंजियो उस व्यक्ति की ओर देखती है और कहती है हाँ। मुख्य पात्र गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचता है और सोचता है कि उसे यह सब सहना होगा, लेकिन एक दिन वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी माँ को सही सम्मान और ट्रीटमेंट मिले। मुख्य पात्र अपना सिर घुमाकर किसी चीज की ओर गंभीर एक्सप्रेशन से देखता है। वह अपने दादा की ओर देखता है जो टेबल के पास वाइन के ग्लास के साथ खड़े हैं। जिन यंग कॉल मुस्कुराते हैं और मेहमानों से बातें करते हैं। मुख्य पात्र स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ सोचता है कि शायद उसके दादा के कोल्ड एटीट्यूड की वजह से ही उसके माता पिता को ऐसा ट्रीटमेंट मिला। मुख्य पात्र को याद आता है कि उसके दादा ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने वह घोड़ा जिसे वह बात कर रहे थे प्रोटैगनिस्ट के लिए तैयार किया है। वह मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि क्या उसे पसंद आया। मुख्य पात्र सरप्राइज में कारपेट पर एक टॉय व्हाइट हॉर्स रखा है। मुख्य पात्र सोचता है कि उसके दादा ने यह गिफ्ट सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वह देना चाहते थे। प्रोटैगनिस्ट अपने दादा की ओर देखता। चेयरमैन आंखें बंद करके मुस्कुराते हैं। मुख्य पात्र सोचता है कि उसके दादा वास्तव में अचानक से ग्रैंडफादर उसके लिए दयालु हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद उन्होंने उसके पिता को निकालने के लिए अपराध बोध महसूस किया। उसे ग्रैंडफादर और हयान की छवि याद आती है और वह सोचता है कि शायद इस शादी को जबरदस्ती स्वीकार कर वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। और फिर वह सोचता है कि ये मान लेना एकदम तर्क संगत है। प्रोटैगनिस्ट गंभीर एक्सप्रेशन के साथ सोचता है कि जब तक वो इस शरीर में है वह देखेगा कि ये दयालुता कब तक टिकती है। फिर वो ग्रैंडफादर की तरफ मुस्कान के साथ मुड़ता है और कहता है कि उसे असली घोड़ा ज्यादा पसंद है। प्लास्टिक वाले से ग्रैंडफादर हैरान होकर पूछते हैं कि उसने क्या कहा।
प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि असली कार बेहतर होती है। उस खिलौने वाली से वह जोड़ता है कि वह असली नाव भी चाहता है जो समंदर में चले, न कि उस छोटी बाल्टी में खेलने वाली ग्रैंडफादर का चेहरा नाराज सा हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट डर जाता है और सोचता है कि क्या उसने हद पार कर दी। जिन यंग कॉल पूछते हैं कि उसे क्या लगता है असली चीज क्या है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे बिना झिझक जवाब देना होगा जैसे कोई बच्चा दे। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि असली चीज वो है जो ग्रैंडपा बनाते हैं। वह जोड़ता है कि ग्रैंडफादर असली कार, जहाज और टेलीविजन बनाते हैं। वह कहता है कि उसे यही चीजें पसंद हैं। ग्रैंडफादर गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उसे गौर से देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह देखना दिलचस्प है कि चेयरमैन जिन ने उसकी बात को कैसे लिया और क्या उसने ये टेस्ट पास कर लिया। ग्रैंडपा कहते हैं कि उन असली चीजों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, डरावनी चीजों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन प्रोटोगोनिस्ट को ये सब नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वो बाहर से कुछ नहीं दिखाता, पर अंदर से वो असंतुष्ट है और सोचता है कि उसके साथ फायदा उठाया गया। उसने सारा गंदा काम किया और फिर मारा भी गया। प्रोटैगनिस्ट जोड़ता है कि उसे डराने वाली चीज मिल गई। ग्रैंडफादर अपनी पीठ सीधी करते हैं और कहते हैं कि अब वो उसकी बात मानेंगे। फिर मुस्कुराकर कहते हैं कि अगर वह असली घोड़ा चाहता है तो इस साल हर विषय में एक्सीलेंट मार्क्स लाने होंगे और उसके बर्थडे पर वह उसे घोड़ा देंगे। प्रोटैगनिस्ट हैरानी से आंखें खोल देता है। वह सोचता है कि भले ही वह लोकल था, पर एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में दाखिला पाया था और क्या अब उससे उम्मीद की जा रही है कि वह सभी विषयों में अव्वल रहे। एलिमेंट्री स्कूल में डाई साइज मुस्कुराकर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और सोचता है कि वह इस बात से निश्चित नहीं है कि वह एक्सीलेंट रिजल्ट्स नहीं ला सकता। वह बस पूछता है कि क्या बस यही करना है। ग्रैंडफादर हाथ बांधकर कहते हैं हाँ, फिर जोड़ते हैं कि वह उसकी फसल काटेंगे। जिन यंग कॉल मुस्कुराते हैं। प्रोटैगनिस्ट भी मुस्कुराता है। प्रेजेंट टाइम। प्रोटैगनिस्ट मेहमानों के बीच गंभीर एक्सप्रेशन के साथ खड़ा है और सोचता है कि वह सब कुछ थोड़ा बदल देगा। प्रोटैगनिस्ट और उसका भाई हैं। तभी एक भूरी जैकेट वाला आदमी आता है और कहता है कि ग्रैंडफादर ने उन्हें गेम्स रूम ले जाने का आदेश दिया है। प्रोटैगनिस्ट डर से भर जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसे पीछे से सिर में गोली मारी गई थी, कैसे वह अपने बॉस से ऑफिस में बात कर रहा था और वही आदमी बॉस था जो अब उन्हें ले जा रहा है, जो कहता है कि वह अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं करता, पर हयान ऑन यू एक अपवाद है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि यही आदमी था जिसने उसे मरवाने का आदेश दिया था। वह देखता है कैसे वह बच्चों को ले जा रहा है। प्रोटैगनिस्ट शांत एक्सप्रेशन में सोचता है कि अब वह यान हयान ऑन यू नहीं बल्कि जिनू दिजान है और घबराने की जरूरत नहीं। एक लड़का जो हरे टाई में है सफेद घोड़े के खिलौने को देखता है। प्रोटैगनिस्ट को धक्का देता है और घोड़े पर चढ़ जाता है। वह सबको मूर्ख कहता है और चिल्लाता है कि वह सबसे पहले है। वह घोड़े को तेज चलाने को कहता है और हंसता है। प्रोटैगनिस्ट उसे मूर्ख कहता है और नाराज एक्सप्रेशन में देखता है। हयान उसका हाथ पकड़ता है। प्रोटैगनिस्ट अपने भाई को देखता है और सोचता है कि वह तो इस चीज का आदी हो चुका है। उनका पूरा परिवार बहुत पहले से इसका आदी था। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और सोचता है कि उसके मन में वैसा कुछ करने का ख्याल भी नहीं आता। प्रोटैगनिस्ट दूसरे बच्चों की तरफ बढ़ता है। वह हरे टाई वाले लड़के के पास खड़ा हो जाता है। छाया उसके चेहरे का आधा हिस्सा ढक लेती है। वह सोचता है कि उसे उसके साथ क्या करना है और फिर सोचता है कि सबसे पहले उसे यह सिखाना है कि भविष्य में बदतमीजी न करे और ग्रैंडफादर पर एक मजबूत असर छोड़े। हरे टाई वाला लड़का हंसते हुए चिल्लाता है कि यह बहुत मजेदार है। प्रोटैगनिस्ट उस लड़के से कहता है कि यह उसका घोड़ा है। वह दोहराता है कि यह उसका घोड़ा है और उस लड़के से कहता है कि वह उतर जाए। हरे टाई वाला लड़का मुस्कुराते हुए पूछता है कि वो क्या करेगा और फिर कहता है कि वो जो चाहेगा वही करेगा। बाकी बच्चे भी हंसते हैं। उनमें से एक कहता है कि प्रोटैगनिस्ट कह रहा है कि घोड़ा उसका है। प्रोटैगनिस्ट घोड़े की ओर बढ़ता है। वह घोड़े को लात मारता है। फिर वह हरे टाई वाले लड़के की ओर देखता है। हरे टाई वाले लड़के के चेहरे पर डरा हुआ एक्सप्रेशन है। बाकी बच्चे हैरान रह जाते हैं। जो हो रहा है देखकर प्रोटैगनिस्ट का भाई भी हैरान था। घोड़ा जमीन पर गिर जाता है और उसके साथ वो लड़का भी। हरे टाई वाला लड़का अपना पैर पकड़ता है और चिल्लाता है कि उसका पैर दर्द कर रहा है। काले बालों वाला लड़का चिल्लाता है कि वह बड़ों को बुलाएगा। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद उस लड़के का पैर दब गया है। हरे टाई वाला लड़का रो रहा है और बार बार कह रहा है कि उसका पैर दर्द कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट उस लड़के की ओर मुड़ता है और उसे देखता है। वह उससे कहता है कि अब कभी उसकी चीजों को छूने की हिम्मत न करे और पूछता है समझा। वह लड़का दांत भींचता है और जोर से रोने लगता है। तभी किसी महिला की आवाज आती है, कंग जून। हरे टाई वाला लड़का रोते हुए अपनी माँ को बुलाता है। एक लाल बालों वाली और एक मोटी औरत कमरे में आती है।
काले बालों वाली औरत अपने बेटे को उठाकर गोद में लेती है और वह कहता है कि उसका पैर दुख रहा है। प्रोटैगनिस्ट की माँ अपना चेहरा हाथ से ढक लेती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसकी माँ के एक्सप्रेशन से साफ है कि वह बहुत चौंकी हुई है। प्रोटैगनिस्ट अपनी माँ की ओर आंख मारता है। काले बालों वाली औरत अपना हाथ उठाती है और प्रोटैगनिस्ट को पपी कहती है। वह उसे गाल पर थप्पड़ मारती है। वह गुस्से से पूछती है कि क्या ये सब उसी ने किया, क्या वह पागल हो गया है। फिर वह दोबारा उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है। प्रोटैगनिस्ट बिना कोई प्रतिक्रिया दिए थप्पड़ सह लेता है। वह औरत चिल्लाती है, तूने मेरी औलाद को छूने की हिम्मत कैसे की, और फिर उसका हाथ उठाती है। डोंगियो अपने बेटे को गले लगाता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी माँ की हरकतों से चौंक जाता है। काले बालों वाली औरत गुस्से में मुट्ठी भींचती है और चिल्लाती है, प्रोटैगनिस्ट की माँ, हट जाओ अभी उसके सामने से। डोंगियो माफी मांगती है। प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें चौड़ी कर लेता है। एक पसीने की बूंद उसकी माँ के चेहरे से नीचे गिरती है। काले बालों वाली औरत दांत भींचती है। चेयरमैन चिल्लाकर पूछते हैं, क्या हो रहा है यहाँ। इतना सुनकर लाल बालों वाली और मोटी औरत पीछे मुड़ती है। काले बालों वाली लड़की भी चौंके एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ती है। जिन योंग कॉल दरवाजे पर खड़े होते हैं। काले बालों वाली लड़की अपने पिता को चिंता से देखती है। बूढ़े आदमी कहते हैं, बाहर मेहमान हैं और तुम सब ने यहाँ शोर मचा रखा है। वह सबको रोकने को कहते हैं और कैंग जुन की माँ से कहते हैं कि बेटे को लेकर अस्पताल जाए। वह औरत अपने बेटे को लेकर निकल जाती है। बूढ़े आदमी प्रोटैगनिस्ट और उसकी माँ की ओर देखते हैं। डोंगियो अपने हाथ प्रोटैगनिस्ट के कंधों पर रखती है। चेयरमैन कहते हैं कि सब लोग जाए, सिर्फ प्रोटैगनिस्ट रुके। माँ चिंता से बेटे का चेहरा देखती है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर माँ से कहता है, हम बाद में मिलेंगे। प्रोटैगनिस्ट की माँ बाहर निकल जाती है। ग्रैंडफादर गंभीर एक्सप्रेशन के साथ प्रोटैगनिस्ट की ओर देखते हैं। वह पूछते हैं, क्या तुमने ये किया। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, हाँ। चेयरमैन पूछते हैं, तुमने इतनी डेंजरस हरकत क्यों की, और वो भी अपने हाथों से। प्रोटैगनिस्ट कहता है, वो मेरा घोड़ा था, गिफ्ट जो आपने दिया था। ग्रैंडफादर हैरानी से पूछते हैं, तुम क्या कह रहे हो। प्रोटैगनिस्ट आत्मविश्वास भरे एक्सप्रेशन के साथ कह, ताकि कोई उसे ना पा सके। बुजुर्ग आदमी प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वो उसे देना नहीं चाहता था। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, हाँ, और फिर सोचता है कि दादाजी कैसे प्रतिक्रिया देंगे। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर गंभीरता है। चेयरमैन मुस्कुराता है। प्रोटैगनिस्ट के शब्दों के बाद वो चुपचाप उसे देखता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे पता था कि चेयरमैन को यह क्रूरता पसंद आएगी। वो क्रूरता जो एक एम्पायर के नेता के अंदर होती है, जो एक इंच जमीन भी खोना नहीं चाहता, क्योंकि किसी बाहरी खतरे के साथ युद्ध में वो जरूरी हो। बुजुर्ग आदमी कहता है कि भले ही उसका इरादा अपने बेटे को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन फिर भी उसे चोट पहुंची है, इसलिए उसे सजा मिले। प्रोटैगनिस्ट नीचे देखता है और कहता है, ठीक है। बुजुर्ग आदमी प्रोटैगनिस्ट को अपने पीछे आने को कहता है। एक परछाई प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर छा जाती है। वो अपना सिर उठाता है और अब उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी आंखें चौड़ी की और सोचा, ये जगह है क्या। बहुत से लोग एक लंबे मेज पर बैठे हैं और उसके बगल में चेयरमैन की एक अलग मेज है, जिसमें एक खास कुर्सी है जहां चेयरमैन बैठते हैं। प्रोटैगनिस्ट का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। वो सोचता है कि भले ही सैंग ग्रुप के 27वें फ्लोर पर चेयरमैन का ऑफिस आधिकारिक रूप से IAL का ऑफिस है, असल में सभी फैसले यहीं लिए जाते हैं। एक चश्मे वाला आदमी, एक काले बालों वाला आदमी और एक भूरे बालों वाला आदमी मेज पर बैठे हैं। एक भूरी जैकेट वाला आदमी और एक काली जैकेट वाला आदमी भी उसी मेज पर है। एक ग्रे जैकेट वाला, एक ब्राउन जैकेट और एक ब्लैक जैकेट वाला आदमी कुर्सियों के पीछे बैठे हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, यह ब्रांच प्रेसिडेंट है, परिवार और कंपनी का प्रमुख, एक ऐसी जगह जहां केवल अमीर लोग जा सकते हैं। चेयरमैन अपनी कुर्सी पर बैठा है। उसके चेहरे पर सख्त भाव है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो पिछले 10 सालों से सैंग ग्रुप का हिस्सा रहा है। वो इस मैंशन में कई बार आया है, लेकिन वो कभी भी जिन यंग कॉल के ऑफिस में नहीं जा सका। वो आश्चर्य से सोचता है, मैं आखिरकार यहाँ आ ही गया। हॉल में पूरी तरह सन्नाटा है। प्रोटैगनिस्ट अपने दादाजी के पीछे जमीन पर बैठा है। उसके चेहरे पर गंभीरता है। वो भूरी जैकेट वाले आदमी को देखता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, ये जीनों जून है, मेरे चाचा का सबसे बड़ा बेटा, जो यहाँ अपने पिता की जगह बैठता है और सिर्फ 20 साल का है। उसके चेहरे से एक पसीने की बूंद बहती है और वो सोचता है, क्या इसे सच में उत्तराधिकारी बना दिया गया है। चेयरमैन अपने हाथ बांधता है और कहता है, बताओ तुम्हें क्या लगता है सब कैसे होगा। काले टाई वाला आदमी कहता है, यह यानीन बहुत जिद्दी है, आप लोग खुद जानते हो। वो रिपोर्ट करता है कि उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा। वो जोड़ता है, उम्मीद है कि वो सीधे टकराव पर न आए। जिन यंग कॉल पूछता है, अगर वो सीधे टकरा गया तो। काले टाई वाला आदमी कहता है, तो फिर हार्श रिप्रेशन होगा। चेयरमैन पूछता है, क्या हम कुछ अलग हैं, या शायद उसने अपनी खुद की आर्मी तैयार कर ली है। काले टाई वाला आदमी कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। बुजुर्ग आदमी सिसकता है। बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, ये क्या हो रहा है। वो सारे फैक्ट्स को सोचने लगता है। कार्यकाल का अंत, सप्रेशन, आर्मी,
वो सोचता है, क्या ये लोग किसी देश की बात कर रहे हैं या कंपनी की। एक डार्क ब्लू जैकेट वाला आदमी कहता है, हमें और विकल्पों पर सोचना चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश से 1 मिलियन से ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके हैं। अगर इसमें सेना भी शामिल हो जाती है तो 2 बार सोचना होगा। चेयरमैन पूछता है, क्या तुम लोग हथियारों से भी नहीं डरते? ब्लू जैकेट वाला आदमी कहता है, इस वक्त गुस्से की आग जल रही है। अगर हमने उसे बुझाया तो लोग डरेंगे, लेकिन अगर आर्मी आई तो वो आग में तेल डालने जैसा होगा। ये बात मौजूदा सरकार भी समझती है। बहुत से लोग प्लेकार्ड लेकर कवचधारी लोगों के सामने मैदान में खड़े हैं। जिन यंग कॉल चिल्लाता है, क्या कहना चाहते हो? क्या हमें सरकार के गिरने की तैयारी करनी चाहिए? वो जोड़ता है, क्या तुम सच में मानते हो कि अगले साल राष्ट्रपति विपक्ष से होगा? चश्मा पहनने वाला आदमी अपने गाल को छूता है और कहता है, यह संभव है। चेयरमैन मेज पर जोर से मुक्का मारता है। मेज पर बैठे लोग नीचे देखने लगते हैं। जिन यंग कॉल चिल्लाता है, बिल्कुल संभव है।